नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड के कलाकारों के लिए अच्छी खबर है। यानी झारखंड के कलाकारों के अच्छे दिन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। कलाकारों के लिए विशेष नीति बनाई जाएगी, कलाकारों को पैकेज भी दिया जाएगा। झारखंड आदिवासी महोत्सव के समापन पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा, हमारे कलाकार आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, पर उनकी माली हालत खस्ता है। ऐसे में सरकार विशेष नीति कलाकारों के लिए बनाएगी। ये संकेत हेमंत सोरेन ने दिए हैं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, जो हम लोग निकल रहे थे उस वक्त ये चर्चा हम लोग में हुई कि इस प्रोग्राम को और दिन में बढ़ाया जाए। ठीक है, अब आगे जनता का आशीर्वाद मिले हम लोग को फिर से। हम लोग अपने झारखंडी कल्चर को मतलब एक सही प्लेटफॉर्म तक ले जाए। कहीं ना कहीं हमारा कल्चर है या फिर यहाँ के जो हमारे गीत संगीत हो या फिर जो आर्ट है, यहाँ का जो पहचान है, यहाँ की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोकल आर्टिस्ट को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। आदिवासी महोत्सव 2024 का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही समापन हो गया। दूसरे और अंतिम दिन देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से इस महोत्सव की रौनक बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी नगाड़ा बजाते नजर आए। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मांदर बजाती नजर आई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड आदिवासी महोत्सव की, जिसका समापन कल हो गया। और इस दरमियान झारखंड की संस्कृति को कलाकारों ने स्टेज पर प्रस्तुत किया, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नगाड़ा बजाते स्टेज पर नजर आए और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मांदर बजाती दिखाई दी। बढ़ते हैं आगे और देखिए, झारखंड में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कई सारे मुद्दों पर राजनीति शुरू हो गई है और अब ऐसे में पूरे देश में खेल पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। केंद्र ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को जो धनराशि दी है, उस पर झारखंड के खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने नाराजगी जाहिर की। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं सोचती है, झारखंड की हर बार उपेक्षा की जाती है। में केंद्र सरकार कितना दिया झारखंड को? 9 करोड़ मात्र। और गुजरात को कितना दिया? 450 करोड़। झारखंड के खेल मंत्री इस चीज से नाराजगी है? तो नाराजगी नहीं है। युवाओं के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सेंट्रल से आप पैसा दे नहीं रहे हैं। क्या अभी आप देखिए ना, कल ही देखिए ना, कल जो वो दिए हैं 9 करोड़ रुपया, किस लिहाज से शर्म लगना चाहिए उन लोगों को। अब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है कि रॉयल्टी का पैसा अब केंद्र नहीं जाएगा। अब हम लोग देखिए किस अभी आते हैं, इसके बाद देखिए कितना हम लोग काम करेंगे। अब खेल मंत्री हाफिजुल हसन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी अपने प्रयासों के कारण आज बेहतर कर रहे हैं। खेल में कितना बढ़ावा हमारे झारखंड में दिया जा रहा है, ये जग जाहिर है। हाँ, ये अलग विषय है कि हमारे झारखंड के खिलाड़ी अपने प्रयासों के कारण आज पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध हैं, विश्व के ओलंपिक में भाग लेते हैं।
तो अपने प्रयासों के कारण लेते हैं, न कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण लेते हैं। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कल झारखंड बीजेपी युवा मोर्चा के साथ बैठक की थी और इस बैठक के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। जेएमएम और कांग्रेस लगातार बीजेपी को युवा विरोधी बता रहे हैं। फोकस करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि झारखंड का युवा अपने युवा मुख्यमंत्री के साथ है, एक ऐसे नेता के साथ है जिसने लड़ा और लड़ के जीता, जो झुका नहीं कभी, जो एक इनहेरिटेड क्वालिटी होती है आदिवासियों की। आज विश्व के सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय, सबसे ताकतवर आदिवासी नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी की पहचान बनी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ठगने का काम अगर भाजपा की सरकार ने किसी को किया तो युवा को किया। 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का वादा करके ये सत्ता में आए थे। 20 करोड़ नौकरियां अब तक दे देनी चाहिए थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं 15 करोड़ युवाओं का रोजगार छीन लिया इन लोगों ने। युवाओं को किस मुंह से वो समर्थन मांग रहे हैं? ने नौकरी दिए, कहीं ने अभी नौकरी, कितना युवाओं का नौकरी किया है पता है उनको? देखिए, हम हवाई बात नहीं करते हैं, तो हम ये युवाओं के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। जो एक विधायक का एक क्षमता होता है, जो एक विधायक एक माध्यम होती है विधानसभा में आवाज़ रखने का, या फिर सही प्लेटफॉर्म तक उनकी बात को पहुंचाने का, या जो लीडरशिप है उनसे मिलवाने का, तो हम हमेशा इसमें हमेशा कहीं भी पीछे नहीं रहे, अपना जिम्मेदारी हमेशा निभाएं। कांग्रेस जेएमएम के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इस बार युवा वर्ग झारखंड मुक्ति मोर्चा को धूल चटाने का काम करेगी। युवा वर्ग जेएमएम को धूल चटाने का काम करेगी। एक कहावत है ना, नानी की याद दिलाना, तो ये नानी की याद दिलाने का काम झारखंड का युवा वर्ग इस जेएमएम कांग्रेस राजद की गठबंधन को करने का काम करेगा। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बैंक ऑफ इंडिया से फ्रॉड मामले में जांच तेज हो गई है। 5 करोड़ 30 लाख के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। रांची और कोलकाता में सीबीआई ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे। बैंक के डीजीएम ने शिकायत दर्ज करवाई थी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं, जहां देखिए अब सीबीआई की टीम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बैंक ऑफ इंडिया से फ्रॉड मामले में जांच तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया में करीब 5 करोड़ 30 लाख का फ्रॉड का मामला सामने आया था, जिसको लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। रांची और कोलकाता में सीबीआई ने छापेमारी भी की थी और जब छापेमारी की जा रही थी तो उस वक्त भी कई सारे सबूत मिले और छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। बैंक के डीजीएम ने ही इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी और अब सीबीआई की टीम इसमें एक्टिव नजर आ रही है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीबीआई की टीम ने अब जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर 2 जगह पहले ही छापेमारी सीबीआई की टीम कर चुकी है, जिसमें कोलकाता और झारखंड में जब छापेमारी की गई तो उस वक्त कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या अपडेट? जी, सीबीआई जो बता दें कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैंक घोटाले से संबंधित जो लोन लेकर उसे न चुकता करने से संबंधित जो जानकारी है उसे लेकर ये कार्रवाई जो है वो सीबीआई के द्वारा की जा रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में कई आरोपी हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो इसमें जो अब तक एफआईआर जो दर्ज किया गया था, सचिन साहा, रोमी साहा, मयंक साहा, साथ में जो ये कारोबारी है इनके द्वारा 2 कंपनियां बनाई गई थी जिसके खिलाफ ये जो एफआईआर है वो दर्ज किया गया था। इसमें झूठे साक्ष्य और जो दस्तावेज हैं फर्जी, उनके माध्यम से लोन निकाला गया था, जिस वजह से बैंक को जो है वो 5 करोड़ 37 लाख से ज्यादा की रकम, 30 लाख की रकम की जो है वो लॉस हुआ है। और इसी को लेकर सीबीआई के द्वारा अब मामले में जांच की जा रही है और इस मामले में कई अहम जानकारियां जो है सीबीआई को मिली है, जिसमें कुछ जो दस्तावेज बरामद हुए हैं इस जांच के दरमियान उसमें भी जांच की जा रही है ताकि जो आरोपी है उनके खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जा सके। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और राजधानी रांची के सबसे बड़े मॉल में कांवरियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसके बाद मीडिया के सामने मॉल ऑफ रांची के जीएम ने माफी मांगी है और साथ ही कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात भी कही। कांवरियों का एक ग्रुप मॉल में बिना चप्पल अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन मॉल के गाइडलाइन का हवाला देकर सभी को बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद इस पूरे वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। मैनेजर एस सान्याल ने कहा है कि उनका मकसद किसी भी गरीब या धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से बिना चप्पल मॉल में नहीं जाने दिया गया था। मॉल में सभी को जाने की इजाजत है। किसी को इस घटना से ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। साथ ही दोबारा ऐसी घटना ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। मतलब जाना नहीं, जो कांवरिया चप्पल ना पहनने के कारण, चप्पल ना पहनने के कारण। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो भी ये चीज हुआ है, मैं अपना मन से माफी मांगता हूँ। ये चीज ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी गेस्ट को या किसी को रोकना है। हम लोग इधर मॉल में खोल के रखे हैं पब्लिक के लिए, गेस्ट के लिए। तो गेस्ट आते हैं तो हमने खाली एक ही चीज के लिए मना करते हैं, जो अगर आप नंगे पैर आए हैं तो ये हमारे लिए सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अब इस मामले पर बयानबाजी भी खूब हो रही है। बीजेपी विधायक ने कहा कि हिंदुस्तान में खाली पैर वालों की संख्या ज्यादा है, इस तरह की घटना निंदनीय है। वहीं धार्मिक न्याय बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने भी अपनी राय दी है। खाली पैर मतलब जब भी जल लेने जाते हैं और देवों के देव महादेव पर जल चढ़ाने जाते हैं तो खाली पैर ही जाते हैं। तो वैसी स्थिति में यदि वो खाली पैर थे या एक सामान्य व्यक्ति भी, कांवरिया की बात को छोड़ दिया जाए तो एक सामान्य व्यक्ति भी खाली पैर कहीं जाता है तो उसे आप कैसे रोक सकते हैं? भाई ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में खाली पैर चलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से आप कह रहे हैं तो क्या होने वाला था? उनके पैर को कोई खतरा था क्या जो खाली पैर नहीं जाने दिए? इस तरह की घटना की अगर पुनरावृत्ति अगर होगी तो स्वाभाविक तौर पे धार्मिक न्यास बोर्ड ऐसे मॉलों पर का रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल करने का आग्रह भी माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासन से करेगा। राज्य से आपको बड़ी खबर बता दें, कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और ऐसे में अब जो तबादला हुआ है उसके मुताबिक नितिन मदन कुलकर्णी कृषि विभाग के सचिव बनाए गए हैं। इसके साथ ही अबू बकर सिद्दीकी वन पर्यावरण विभाग के सचिव बनाए गए हैं। मनोज कुमार उत्पाद एवं मद्य निषेध सचिव बनाए गए हैं। अमित कुमार को वाणिज्य कर आयुक्त बनाया गया है और इसके साथ ही संदीप सिंह रांची नगर आयुक्त बनाए गए हैं। राजधानी रांची में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। 14 अगस्त तक मौसम विभाग ने उत्तरी पश्चिमी भागों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ सा दिखेगा। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है, इसकी माने तो अगले 5 दिनों तक रांची समेत राज्य के अलग अलग जिले में बरसात हो सकती है। इस बरसात से कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलने वाली है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आगामी 15 तारीख तक जो बरसात है वो कई इलाके में हो सकती है। वहीं इस बीच राजधानी रांची के साथ साथ राज्य के कई हिस्से के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि इस दौरान वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो इस बरसात से जो धान की रुपाई और बुआई होनी है उससे किसानों को राहत मिलने वाली है। इस बार की मानसून की बात करें तो शुरुआत के वक्त मानसून जो है वो थोड़ा हल्का जरूर देखने को मिला था और उस दौरान कम बरसात जरूर देखने को मिली थी, लेकिन पिछले दिनों अच्छी खासी बरसात और इस बरसात के बाद राज्य के कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो अक्सर जिले में अच्छी बरसात हुई है। हालांकि राज्य के कई हिस्से में जो बरसात है वो कम हुई है, जिसके बाद जो कृषि विभाग के मंत्री
हैं उन्होंने भी इस पर संवेदना व्यक्त की है कि जिन इलाके में बरसात कम हुई है वहां के लिए सरकार संवेदनशील है और वहां सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। गौरव झा, न्यूज 18, रांची। और अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां बारिश ने रामरेखा धाम की खूबसूरती बढ़ा दी है। बादल पहाड़ों को छूकर छटा बिखेर रहे हैं। ये नजारा कश्मीर से कम नजर नहीं आता। परिंदों की मधुर मधुर सी चहचहाट, बरसती नदियों की कलकल करती आवाजें, आंखों को सुकून देने वाली खुशियां ही खुशियां बसती हैं यहाँ हर पल। इसके साथ रामरेखा धाम के मंदिर से आती मंगल ध्वनियां इन वादियों में गूंजती हैं तो मन प्रकृति की गोद में आध्यात्म के हिलोरों में अनंत सुख शांति से भर जाता है। यहाँ पग पग पर बसे हर प्रकृति का ये अनुपम छटा देखकर मन बस यही का होकर रह जाता है। आध्यात्म और प्रकृति की अनुपम खूबसूरती का खजाना एक साथ यहाँ देखने को मिलता है। भारत सरकार की तरफ से चक्रधरपुर रेल मंडल क्षेत्र को 4,656 करोड़ की लागत से 2 रेल परियोजनाओं की सौगात दी गई है, जिसमें बादाम पहाड़ से क्योंझर गढ़ तक 82.6 किलोमीटर और बांगरी पोसी से गुरु मसानी तक 85.60 किलोमीटर में नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परियोजनाओं की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने कल के कैबिनेट की बैठक में 8 नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें चक्रधरपुर रेल मंडल को भी 4,656 करोड़ की 2 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसमें क्योंझर से बादाम पहाड़ तक नई रेल लाइन और बांगरी पोसी से गुरु मसानी तक नई रेलवे लाइन, ये 2 रेल परियोजनाएं शामिल हैं। और इन 2 रेल परियोजनाओं से उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो ये 2 रेल परियोजनाएं, एक रेल परियोजना जैसे क्योंझरगढ़ से बादाम पहाड़ तक है, तो बादाम पहाड़ जो क्षेत्र है वो माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्षेत्र है और वहां से वो रेल परियोजनाएं, तो उस क्षेत्र के लोगों को पहले जैसे रेल सुविधाएं काफी कम थी, तो वो रूट जब क्योंझर से कनेक्ट हो जाएगा तो उड़ीसा के बाकी जो रेलवे लाइन रूट है उनसे भी जुड़ जाएगा, तो उस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। और चक्रधरपुर रेल मंडल के लिए ये 2 परियोजनाएं एक बड़ी सौगात के रूप में है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। बोकारो जिले के चास प्रखंड में एक दिव्यांग युवक साइकिल के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी फरियाद सुनी नहीं जा रही। पीड़ित दिव्यांग सुरेश पांडे का आरोप है कि उसने 2 महीने पहले बैटरी से चलने वाली साइकिल के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन अब तक उसे साइकिल नहीं दी गई। पीड़ित का कहना है कि उसे साइकिल चाहिए। पीड़ित सुरेश पांडे ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी साइकिल की मांग की है। से मिले अभी आप? हम सीओ सर से बैठने हुआ, हम कितने बार जिला प्रखंड में आवेदन दिए हैं, यहाँ आवेदन दिए हैं, कितने बार ऑनलाइन किए हैं, लेकिन हमको नहीं मिला। कब ऑनलाइन किए थे? 1 महीना 2 महीना हो गया, नहीं मिला। नहीं मिला। अरे 1,000 पेंशन मिलते, उसके सिवा कुछ नहीं मिलते। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां राजधनवार प्रखंड के गुआ खंडर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। दलित परिवार ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद गिरिडीह में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के अंतर्गत आने वाले गुआ खंडर से जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया यानी एक्स के माध्यम से जानकारी दी है, जिसके बाद गिरिडीह जिले में इसकी खूब चर्चा हो रही है। अभी हम इस वक्त गुआ खंडर में ही हैं और ये उसी घर के सामने में है जहां पर ये आरोप लगा है कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये विकास हैं जिन्होंने अपने मां पर आरोप लगाया है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और ये आरोप यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हैं उन पर व अन्य लोगों पर लगाया। फरीद अंसारी आए थे और मुदस्सिर अंसारी आके जी भी आए थे। मुखिया जी बाद में आए थे। अच्छा।
उन लोग दोनों आके हमको बोला कि तुम कटल काय खाते हैं, जो वो कायन खाता है, तुम्हारा माँ अगर बन गया मुसलमान तो तुम भी बन जाओ। हम इनकार कर दिया तो इन लोग मारने लगा। 300 आदमी आ गए थे हमको मारने के। इसके बाद पीसीआर भी आया, मुखिया जी भी हमको लपड़ मार के गाड़ी में डाल दिया, मेरे परिवार को भी डाल दिया, बच्चों को भी डाल दिया। इसके बाद हम लोग थाना चल गए। अच्छा, थाना चल गए तो मुखिया जी रात को गया था वहाँ पे, बोले लोग के सर ले जाते हैं। हम बोले कि सर हम लोग वहीं थाने में सही रहेंगे। 300-250 के बीच मुसलमान लोग हमको जान मारने के लिए आए, कल जाएंगे गांव। गोतनी के घर खंड दल के बाबू तो वकरो ना के 4 लड़का के पकड़ के, मतलब मुसलमान नहीं ना झूठा आरोप लगा और यहाँ धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की विकास को। क्या ये बात सही है और क्या कुछ कहना नहीं नहीं, सब अंजाम है, गलत है। ऐसा है कि जो उड़वा देवी इनकमा है वो 28 तारीख को आवेदन मैंने फ़ोन करके हमको बुलाई कि मुखिया जी आप हमारे घर, हमको घर से बाहर कर दिया है और ये मामला 10-15 दिन से चल रहा है, तो आप आइए, हम कहाँ पर रात को रहेंगे, हम कहीं जाके मर हरा जाएंगे। तो हम बोला ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग को अफसोस लगा, तो हम लोग बोले कि ऐसा करो कि किसी तरह का कोई केस मुकदमा नहीं करना, मेरा पंचायत का मैटर है, इसको चलो हम सॉर्ट आउट कर देंगे कल सुबह। पारिवारिक कलह बताया है, वहीं स्थानीय मुखिया ने भी इसे कहीं ना कहीं एक साजिश बताया है और इनका कहना है कि इन पर लगे आरोप झूठे हैं। हालांकि इस मामले में अभी प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है और जांच के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल नए जुड़ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कब बंद होगा जबरन धर्मांतरण का खेल, क्योंकि झारखंड के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं और जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।